वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वान हाफ गुणक, जो बिलियन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वान हाफ गुणक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वान हाफ गुणक क्या होता है। मान लीजिए कोई बिलियन आप लेते हैं, उसमें कोई बिलियन लिया गया, उसमें आप क्या करते हैं, कोई विलेय पदार्थ को आप क्या करते हैं, घोलते हैं। तो उस अवस्था में विलयन में उपस्थित पदार्थ के वियोजन के उपरांत कणों की संख्या, अगर पदार्थ का विलयन में उपस्थित विलेय के जो कण हैं उनका वियोजन होता है, तो वियोजन के उपरांत कणों की संख्या और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, वान हाफ गुणक कहा जाता है। दोबारा सुनेंगे, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के कणों के वियोजन के उपरांत कणों की संख्या और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या के अनुपात को ही वान हाफ गुणक कहा जाता है। वान हाफ गुणक को आई से प्रदर्शित किया जाता है। वान हाफ गुणक को आई से प्रदर्शित किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि वान हाफ गुणक का जब अणुसंख्य गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले समीकरण में समायोजन कर दिया जाता है तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, उस समीकरण का कौन सा रूप प्राप्त होता है। क्या हो रहा है, वान हाफ गुणक का अणुसंख्य गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले समीकरण में समायोजन से हमें उनका निम्न रूप प्राप्त होता है। सबसे पहले होता है प्रासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक अवनमन। ये सभी क्या करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म उसे कहा जाता है कि जिसके गुण विलेय के कणों के आकार पर निर्भर करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, अणुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। और अणुसंख्य गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले तीन समीकरण हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वान हाफ गुणक का संयोजन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा समीकरण क्या है, प्रासरण दाब होता है। तो आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा है, P बराबर क्या होता है, CRT। इसमें हमने क्या किया है, वान हाफ गुणक I का समायोजन कर दिया, तो हमें प्राप्त हुआ P बराबर ICRT। उसके बाद होता है क्वथनांक का उन्नयन। इस क्वथनांक के उन्नयन के बारे में हम लोग अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। यहाँ पर हम देखेंगे वान हाफ गुणक का इसमें समायोजन। तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, केबी इंटू यम होता है, नहीं केबी इंटू यम। यम क्या है, यहाँ पे मोललता है, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग क्या करते हैं, आई का समायोजन कर देते हैं, यानी वान हाफ गुणक का, तो डेल्टा टीबी बराबर आई केबी इंटू क्या हो जाता है, यम होता है। इसके पश्चात क्या होता है, हिमांक का अवनमन। हिमांक के अवनमन को डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित किया जाता है। और हिमांक के अवनमन के बारे में हम लोग इसके पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाता है, आई के एफ इंटू क्या हो जाता है, यम। इसमें आई क्या होता है, वान हाफ गुणक होता है, जहाँ पर यम क्या हो जाता है, मोललता होता है। तो आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर के एफ के बारे में गणना करते हैं। के एफ जो होता है यहाँ पर क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। के एफ यहाँ पर क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक। और यहाँ पर क्या हो जाता है, केबी जो होता है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। क्या हो जाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। तो इस प्रकार हम लोग ने सीखा आज वान हाफ गुणक के बारे में। तो वान हाफ गुणक को क्या होता है, आई से प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के कणों के वियोजन के उपरांत किस कणों की संख्या बटे वियोजन के पूर्व कणों की संख्या के अनुपात को ही वान हाफ गुणक कहा जाता है। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। वान हाफ गुणक का अणुसंख्य गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले समीकरण में समायोजन से उनका हमें निम्न रूप प्राप्त होता है। सबसे पहले देखेंगे क्या है, प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, ICRT हो गया। क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी होता है, इसमें आई का समायोजन करेंगे तो डेल्टा टीबी बराबर आई के बी इंटू क्या हो जाता है, यम प्राप्त होगा। हिमांक का अवनमन है डेल्टा टीएफ बराबर आई के एफ इंटू क्या होता है, यम होता है। इस प्रकार हमें क्या हो जाता है, वान हाफ गुणक और अणुसंख्य गुणधर्म
प्रदर्शित करने वाले समीकरणों में वान ठाप गुणक का समायोजन करने से निम्न रूप प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे वाष्पशील द्रव के द्विअंगी विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। यदि विलयन में दो घटक उपस्थित हों तो उस अवस्था में इसे क्या बोला जाता है? द्विअंगी विलयन कहा जाता है। तो वाष्पशील द्रव के द्विअंगी विलयनों के लिए राउल्ट ने नियम प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि यदि ताप को स्थिर कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए? ताप को स्थिर कर लिया जाए और विलयन में यदि दो घटक उपस्थित हों तो उस अवस्था में प्रत्येक घटक का विलयन के ऊपर लगने वाला आंशिक दाब विलयन के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि ताप को स्थिर कर लिया जाए तब और विलयन में क्या हो? वाष्पशील दो घटक उपस्थित हो, वाष्पशील द्रव के दो घटक उपस्थित हो तो प्रत्येक घटक का विलयन के ऊपर आंशिक दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। माना प्रत्येक घटक का मोल अंश क्रमशः कितना हो जाए? यक्से हो, यानी पहले घटक का हो जाएगा और दूसरे घटक का कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहले घटक का आंशिक दाब कितना हो? पीए, और दूसरे घटक का आंशिक दाब कितना हो जाएगा? पी नॉट बी हो जाए, तथा पहले घटक द्वारा विलयन के ऊपर लगा आंशिक दाब यदि कितना हो? पीए हो, तथा दूसरे घटक द्वारा विलयन के ऊपर लगा आंशिक दाब कितना हो? पीबी हो। लिखेंगे तब आप लोग इसको लिख सकते हैं। पीए बराबर कितना हो जाएगा? यक्स इंटू पी नॉट ए, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और लिख सकते हैं पीबी बराबर यक्स बी इंटू पी नॉट बी। परंतु हेनरी के नियम के अनुसार विलयन की सतह पर लगने वाले कुल आंशिक दाब विलयन में उपस्थित विभिन्न घटकों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है। अर्थात आपको पी कुल बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? पीए प्लस कितना हो जाएगा? पीबी। आप यहाँ पर पीए और पीबी का समीकरण 2 से मान रख लेंगे। तो पीए के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? यक्स ए इंटू पी नॉट कितना हो जाएगा? ए, प्लस आप लिख सकते हैं यक्स बी इंटू क्या हो जाएगा? पी नॉट बी हो जाएगा। यानी आपका पी कुल बराबर आपका यहाँ पर क्या निकल करके आता है? यक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस क्या हो जाता है? यक्स बी इंटू पी नॉट ए। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं? वाष्पशील द्रव के द्विअंगी विलयनों के लिए राउल्ट के नियम के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? विलयन की सतह पर लगने वाले कुल दाब की क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों हम लोगों ने क्या किया है? इस टॉपिक में सीखा है कि वाष्पशील द्रव के द्विअंगी विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यदि ताप को क्या कर दिया जाए? स्थिर कर दिया जाए और विलयन में क्या हो? दो घटक उपस्थित हो, तब उस अवस्था में विलयन के ऊपर प्रत्येक घटक द्वारा लगने वाला आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के क्या हो जाता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यदि विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक के मोल अंश क्रमशः कितना हो? यक्स ए और यक्स बी हो, तथा उनका आंशिक दाब कितना हो? पी नॉट ए और पी नॉट बी हो, तब पहले घटक द्वारा विलयन के ऊपर लगने वाला आंशिक दाब कितना हो जाएगा? पीए होगा, तथा दूसरे घटक द्वारा विलयन के ऊपर लगने वाला आंशिक दाब कितना होगा? पीबी होगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं पीए बराबर यक्स ए इंटू पी नॉट ए, से समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। और पीबी बराबर क्या हो जाएगा? यक्स बी इंटू क्या हो जाएगा? पी नॉट बी। और हम लोग ग्राहम के नियम के अनुसार जानते हैं कि
कुल वाष्प दाब क्या होता है, विभिन्न घटकों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। तो हमने देखा पी कुल बराबर क्या होगा, पीए प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पीबी होगा। अर्थात यहाँ पर पीए और पीबी का मान समीकरण 1 से जब हम रखेंगे तो पी कुल बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू क्या होगा पी नॉट बी, जहां पर पी बी का मान क्या होता है एक्स बी इंटू पी नॉट बी और पी ए का मान क्या है एक्स ए इंटू क्या हो जाता है पी नॉट ए। तो मेरे बच्चों हम लोग ने यहाँ पर सीखे हैं वाष्पशील द्रव के द्विअंगी विलयनों के लिए किसका नियम, राउट का नियम।